Okay जी. So our today's topic is cathode ray oscilloscope, that is CRO short form. Sometimes इसे CRT भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, CRO. ये आप देख रहे हैं हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की एक पिक्चर हमारे सामने है. ये हमारे पास एक लेबोरेटरी डिवाइस है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में है. लैब में हम कुछ साउंड के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. अगर किसी भी पर्सन की साउंड इसमें एंटर की जाए आवाज़, तो ये उसकी वेव फॉर्म बना देता है. वो जो हमने साउंड के चैप्टर में पढ़ा था ना, क्वालिटी ऑफ अ साउंड ऑफ अ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर बॉडी. तो ये साउंड को वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रक्चर डायग्राम है, जो कि हम समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है. इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम डिस्कस करेंगे. अब बेसिकली अगर आपने देखा हो, जो हमारे पुराने टीवी हैं, पुराने मॉनिटर हैं, तो पुराने मॉनिटर देख लें या पुराने टीवी देख लें, उनका वो जो सामने आप देखते हैं जो स्क्रीन होती है, और उसकी बैक, जिसे हम रूटीन में सम टाइम पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं, तो वो इसी शेप की होती है. तो बेसिकली उसमें यही सिस्टम यूज किया होता है जो हमारे पुराने टीवी या पुराने मॉनिटर. उसके बाद तो फिर ये एलसीडी और एलईडी आ गए हैं ना, दैट इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी. हम बात कर रहे हैं पुराने टीवी की. उनमें यही CRT CRO लगा होता है. वो जो स्क्रीन हमें नजर आ रही है, वो ये स्क्रीन होती है, ये, और उसकी बैक एंड पे ये. और उसके अलावा जो इसका एक्चुअल CRO है वो ये होता है. अब यहाँ आपको डिफरेंट वेव फॉर्म नजर आ रही होती है. हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट खुदा खास्ता ICU में होता है, तो उसकी पल्स, उसका BP, उसकी हार्ट बीट, तो उसकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन हैं उनको वो इसके साथ अटैच कर देते हैं, बजाय कि डॉक्टर बार बार चेक करे. तो वो पेशेंट ज़्यादा रिस्की होता है. तो उसकी पल्स, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इस स्क्रीन पे यहाँ नज़र आ रही होती है. तो अगर उसका हार्ट बीट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो ग्राफ यहाँ शो करेगा. तो वो आपने देखा होगा किसी मूवी में या ड्रामा में, वो जब लाइन स्ट्रेट हो जाती है, इट मीन्स द एंड. वो लाइन कब तक अप एंड डाउन जा रही होती है? जब तक हार्ट बीट चल रही होती है. तो मैंने पर्सनली इस चीज़ को बड़ा क्लोज से ऑब्जर्व किया है अपने भाई के केस में. कई दिन मैं सिर्फ इसकी तरफ देख के, हमारी ड्यूटी होती थी कि हम इसको देखते थे. जब रीडिंग ग्राफ जो है वो डाउन होता था, तो हम डॉक्टर को बताते थे जल्दी से. बहरहाल, तो ये इसका एक यूज़ है ऑसिलोस्कोप का. अब हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स. इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: इलेक्ट्रॉन गन,
डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, आ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। चलें पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जो हमारी बुक में टॉपिक है उसकी फर्स्ट 2 लाइंस इसकी डेफिनेशन है। अगर वो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है क्या, द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स और पोटेंशियल्स। मीन अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है तो ये उसे शो करता है। एक ग्राफ लाइन बन रही होती है, वो लाइन जब ज्यादा ऊपर जा रही है ज्यादा नीचे जा रही है, इसका मतलब है करंट में ज्यादा चेंज आ रहा है। अब आप कहेंगे बॉडी में करंट कहां से आ गया? वो होता ये है कि वो सेंसर लगा देते हैं पेशेंट की। जब ईसीजी करते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो पाँव के साथ और रिस्ट, हमारे जो हाथ की कलाई है उसके साथ और हार्ट के डिफरेंट जगह पे ना वो सेंसर लगा देते हैं बॉडी पे। तो वो सेंसर हमारी बॉडी से हार्ट बीट को, हार्ट की जो साउंड होती है उसको वो सेंस करते हैं। उसको वो फिर दे देते हैं करंट के साथ अटैच कर देते हैं। तो जब हार्ट की साउंड ज़्यादा होती है तो करंट ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, वो ग्राफ पे स्क्रीन पे हमें ज़्यादा नज़र आता है। तो इस तरह जो हमारी बॉडी की हार्ट बीट, पल्स, ब्लड प्रेशर, वो जब ज़्यादा होगा तो हमें लाइन ऊपर जाती हुई नज़र आती है। इसलिए उसने इसको कहा है the cathode ray oscilloscope is an instrument which is used to display the magnitudes of changing electric currents। जैसे जैसे हार्ट बीट चेंज होगी, पल्स चेंज होगी, ब्लड प्रेशर चेंज होगा तो वो ग्राफ वहां पे चेंज होगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ शो करेंगे? स्क्रीन पे। और उस स्क्रीन को कहते हैं कैथोड रे ट्यूब या CRO की स्क्रीन। दिस स्क्रीन अपीयर्स एज अ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर विंडो यूजुअली विद अ सेंटीमीटर ग्राफ। उस स्क्रीन के सेंटर में ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस स्क्रीन पे बने होते हैं और पूरा ग्राफ का वो। लेकिन अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसके ऊपर 3 या 4 हमें ग्राफ एट ए टाइम नजर आ रहे होते हैं, तो वो जरा बड़ी स्क्रीन होती है, मॉनिटर। So components of oscilloscope, 3 components: electron gun, deflecting plates, a fluorescent screen। अब हम इन कंपोनेंट्स को, इन पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉन गन। अब ये हमारा ऑसिलोस्कोप। एक्चुअली हमने क्या करना है, पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करना है। उस इलेक्ट्रॉन बीम को फिर हम मूव करवाएंगे स्क्रीन पे। हमें वो जो लाइट सी नजर आ रही होती है ना, उस स्क्रीन के बैक पे वो इलेक्ट्रॉन बीम आके टच कर रहा होता है। हम तो इस तरफ से देखते हैं ना स्क्रीन को, इधर से, उसकी बैक पे ये इलेक्ट्रॉन बीम आके टच कर रहा होता है। तो अगर हम CRO को यूज नहीं कर रहे, किसी पेशेंट के साथ हमने उसको अटैच नहीं किया, किसी भी पर्पस के लिए हम उसे यूज नहीं कर रहे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम का डॉट है वो यहां मिलेगा, यहां सेंटर में नजर। तो डॉट इलेक्ट्रॉन बीम यहां से जनरेट होगा, यहां आएगा। ओके, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। ये है इलेक्ट्रॉन गन। वो जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन गन को डिटेल से डिस्कस किया था, अब यहाँ एक कंपोनेंट बन गया। अब इलेक्ट्रॉन गन में ये इलेक्ट्रिकली हीट कर लें या सिंपल हीटर। यहाँ बैटरी शो की हुई है बुक में, यहाँ बैटरी है।
ये फिलामेंट है, हमने फिलामेंट को हीट करना है। ये फिलामेंट, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। ये कैथोड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट कह लें। तो जो फर्स्ट है वो कैथोड है, जिसके साथ फिलामेंट टच कर रहा है, फिलामेंट उसको हीट करता है, कैथोड में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो बुक में वो फिलामेंट बना हुआ है, तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन ऐसा समझ लें आप आउट होते हैं। फिलामेंट किसका काम कर रहा है, कैथोड का। जस्ट आफ्टर कैथोड बुक में अगर आप देखें, जो नेक्स्ट है वो है ग्रिड। अब हम क्या करते हैं, इस ग्रिड का पोटेंशियल हम नेगेटिव रखते हैं। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आगे जाएं, वो ये ग्रिड डिसाइड करेगा। अगर हम ग्रिड का पोटेंशियल कर देंगे ज्यादा नेगेटिव, हाई नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक, वो वापस चले जाएंगे। कुछ को आगे जाने देगा जो ज्यादा स्पीड से आएंगे। अब एक्चुअली इसका पोटेंशियल हाई पॉजिटिव है, ये एनोड है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ग्रिड क्या करेगा, रिपेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे, वो इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव पे डिपेंड करते हैं। अगर हम ग्रिड का पोटेंशियल रखेंगे लो नेगेटिव, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, सो दे विल मूव फॉरवर्ड। क्यों, एनोड उन्हें क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एनोड उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम चाहें कि कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएं, तो हम इसका ग्रिड का पोटेंशियल इंक्रीज कर दें, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, ये उन्हें क्या करेगा, अट्रैक्ट। वो जो हमने इलेक्ट्रॉन गन में कौन सी देखी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और एक्सेलरेट करता है और बीम में कन्वर्ट करता है, एनोड। दिस इज द एनोड। ये एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, इसने एक्सेलरेट किया, हमको एक फाइन बीम की शक्ल दे दी। अब हमने उस इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करवाना है ग्राफ पेपर पे, along x axis, along y axis, along both the axis। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ CRO, इलेक्ट्रॉन गन, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन देखा था, just to produce a fine beam of electrons। Now that has been produced here. So here is a beam of fast moving electrons. Here is a good beam of electrons. Now next component. ये अब हमारे पास, ये बेसिकली दोनों एनोड हैं। हमारी बुक में ये एक ही बना हुआ है, यहाँ ये एक्स्ट्रा है। हम बुक की डायग्राम को फॉलो करेंगे तो उसमें ये चीज़ नहीं है। अब आप आ जाएं इस पे। ये हमारे पास हैं प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब प्लेट्स खुद कैसे लगी हुई हैं, दे आर हॉरिजॉन्टली, दे आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। कैसे, ये देखिए, जैसे हम टेबल पे बुक रखते हैं उस तरह पड़ी हैं ये। तो ये दोनों प्लेट्स
हॉरिजॉन्टली लाई कर रही हैं। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इस बीम को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये उसे रिपेल करेंगी, ये कम रिपेल करेगी, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये ऊपर को मूव कर सकता है, नीचे को मूव कर सकता है। तो सेकंड जो हमारा CRO का सेकंड पार्ट है वो है 2 सेट्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। फर्स्ट सेट कौन सा प्लेट्स का सेट है? These are horizontal plates which are responsible for the vertical deflection of electron beam. अब उसने यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन बीम की वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को वर्टिकली मूव करवाएंगे। अब उसके बाद एक और सेट है प्लेट्स का, ये जो सेकंड सेट है प्लेट्स का, ये प्लेट्स खुद वर्टिकली स्टैंड कर रही हैं बीम के दोनों तरफ। अब हम इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है उस पर डिपेंड करता है कि इस बीम ने लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। तो दीज आर द वर्टिकल प्लेट्स। ये प्लेट्स खुद वर्टिकल हैं बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मीन along x axis. These are the horizontal plates which are responsible for the vertical movement of electron beam. जो इसमें वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं उनमें आप एक वीडियो देखेंगे, उसमें एनिमेटेड इलेक्ट्रॉन बीम की मूवमेंट उसने शो की हुई है। तो वो अब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये नीचे जा सकता है। ये प्लेट्स डिसाइड करेंगी लेफ्ट राइट, ये डिसाइड करेंगी अप डाउन। सो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इसका मतलब है प्लेट्स हॉरिजॉन्टल हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल y एक्सिस मूवमेंट ऑफ बीम। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मीन जो प्लेट्स खुद वर्टिकल हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिख देंगे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स तो इसका मतलब है वो प्लेट्स जो वर्टिकल मूवमेंट को शो कर रही हैं, एक ही बात है। तो जो प्लेट्स खुद वर्टिकल हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, ये वर्टिकल नहीं आएगा, ये हॉरिजॉन्टल आएगा। अब ये बुक का पैराग्राफ है। After leaving the electron gun, the electron beam passes between a pair of horizontal plates. कौन सी प्लेट्स? हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। बुक में आप देखें आपको वो प्लेट्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं, दे आर लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो वो क्या करेंगी? A potential difference applied between these plates the beam in a vertical plane. तो वो बीम को वर्टिकली मूव करवाएंगे।
This pair of plates provides the y-axis or vertical movement of the spot on the screen. अब दूसरा, a pair of vertical plates provides the x-axis or horizontal movement of the spot on the screen. So जो प्लेट्स का अपना उनका स्टाइल है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स वर्टिकल मूवमेंट करवाती हैं, जो वर्टिकल प्लेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो वर्टिकल। अब यहाँ ये बीम अप, ये डाउन, और जब ये साथ साथ डाउन होता है तो फिर ये इधर भी मूव कर रहा है। दिस इज वर्टिकल मूवमेंट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एज वेल। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये वर्टिकल मूवमेंट है। तो हार्ट की जो हेल्थ होती है वो डॉक्टर इस ग्राफ से चेक करते हैं। सारा जो बायो में आप पढ़ते हैं उनका सिस्टम होता है हार्ट का, वो ईसीजी में रिकॉर्ड होता है। तो वो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम और मिनिमम और ये सारा जो भी इसकी वो डेप्थ में जाके इसको स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है हार्ट। तो वो जब ईसीजी करते हैं, वो जो ईसीजी मशीन है उसके साथ सेंसर लगा के वो हार्ट और हाथ और पाँव जो हमारा ब्लड और उसका प्रेशर और वो सारा उसके साथ अटैच कर देते हैं, सेंसर लगा देते हैं। और जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो सेंसर उसको फील करते हैं और उसको करंट में कन्वर्ट करके यहाँ ग्राफ ड्रा कर देते हैं। सेम ये अब हमारे पास लास्ट पार्ट है फ्लोरिसेंट स्क्रीन। हमारे पास एक एलिमेंट होता है फास्फोरस, उसका एक कंपाउंड होता है फास्फर। हमारा जो स्क्रीन होती है, जो हमारे पुराने टीवी होते थे या पुराने मॉनिटर, उनकी जो स्क्रीन है उसके इनसाइड ये फास्फर कोट होता है। जब उस फास्फर पे इलेक्ट्रॉन बीम आके हिट करता है, वहाँ लाइट प्रोड्यूस होती है। और अगर वो बीम मूव कर रहा हो तो फिर हमारी स्क्रीन पे इस तरह ग्राफ बनता है। तो ये बुक में फ्लोरिसेंट स्क्रीन के नीचे जो 3 लाइंस लिखी हुई हैं वो हमने यहाँ कॉपी की हुई हैं। The screen of a cathode ray tube consists of thin layer of phosphor, which is a material that gives light as a result of bombardment of fast moving electrons. जैसे हम किसी कलर्ड पेपर के पीछे टॉर्च से लाइट फॉल करें तो दूसरी तरफ से देखें तो वो हमें लाइट ग्लो होती है, वो पेपर वहां से ग्लो हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे ही हो रहा। अब उस टॉर्च को जब हम मूव करेंगे तो दूसरी तरफ से हमें वो स्पॉट मूव करता हुआ नजर आएगा। तो स्क्रीन के बैक एंड पे यही हो रहा होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें यहाँ डॉक्टर को ये स्क्रीन नजर आ रही होती है, तो वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड स्क्रीन पे स्प्रे किया होता है। फास्फर, दैट इज अ कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। नाउ यूजेस ऑफ CRO। अब इसके यूजेस हैं डिफरेंट। जो हमारी हाई टेक मशीनरी होती है
वहाँ भी ये यूज़ हो रहे होते हैं, जहाँ ऑटोमेटिक प्लांट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन रही होती हैं, तो वो कुछ लोग बैठे कंट्रोल रूम में ये सारा देख रहे होते हैं। तो ये यहाँ जो हमने इसका यूज़ ये पिक्चर में शो किया हुआ है वो एज अ मेडिकल यूज़ है। ये पेशेंट है तो उसकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को हम यहाँ देख रहे हैं। दिस इज हार्ट बीट, दिस इज ब्लड प्रेशर, और इसी तरह ये भी कोई इसी तरह की वैल्यू होती है। The CRO is used in many fields of science, displaying waveforms। वो जो हमने कहा था कि हम इसमें बोलें, साउंड एंटर करें, तो वो हमें साउंड का क्या बना देता है, वेव फॉर्म बना देता है। वो जो हमने बुक में टॉपिक पढ़ा था ना, क्वालिटी ऑफ साउंड, तो वहाँ फ्लूट और इसी तरह पियानो, उनकी वेव फॉर्म बनी हुई थी। तो अगर हम ऑसिलोस्कोप के सामने माइक लगा के वो फ्लूट बजाएं तो उसकी स्क्रीन पे वेव फॉर्म बने। रेंज फाइंडिंग, ये जो रडार वगैरह में मिलिट्री सिग्नल वगैरह यूज़ करते हैं मोटरवे पे, वो स्पीड चेक करने के लिए, तो इस तरह के डिवाइस यूज़ करते हैं। एक्को साउंड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी बेड। द CR इज आल्सो यूज्ड टू डिस्प्ले हार्ट बीट्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा यूजेस ऑफ CRO, तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दें या उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें। जो हमारे टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है वो है यूजेस ऑफ CRO। तो सबसे पहले जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप हेडिंग देंगे CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, फिर आप सब हेडिंग देंगे डेफिनेशन। ठीक है, फर्स्ट 4 to 5 लाइंस लिखेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की हेडिंग दे देंगे, फिर आप हेडिंग दे देंगे कंपोनेंट्स ऑफ CRO, फिर आप बताएंगे कि 3 कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम लिख देंगे, फिर हेडिंग देंगे इलेक्ट्रॉन गन, और फिर इलेक्ट्रॉन गन के नीचे जैसे बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है वो लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन गन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने मेंशन किया हुआ है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, कि ग्रिड का जो पोटेंशियल होता है वो होता है नेगेटिव, हाई नेगेटिव। नेगेटिव, अगर आप लोगों ने कोई पुराना टीवी यूज़ किया हो या कर रहे हो, तो जब हम उसमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करते हैं, वो हम ब्राइटनेस वाला कंट्रोल खोल के, वो हमारी स्क्रीन पे एक लाइन आती है, फिर एक वो लाइन मूव कर रही होती है। जब हम ब्राइटनेस कम करते हैं इसका मतलब है हम स्क्रीन पे कम इलेक्ट्रॉन आने दे रहे हैं, और जब ब्राइटनेस कम होती है हम उसको ज़्यादा करते हैं तो हम स्क्रीन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आने देते हैं। तो वो ये बात हमसे MCQs में पूछता है कि ब्राइटनेस को कंट्रोल कैसे करते हैं ग्रिड से। ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव, अगर ग्रिड का पोटेंशियल ज़्यादा हाई होगा, मीन ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ब्राइटनेस क्या होगी, कम। क्यों? जब ग्रिड का पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल कर देगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हमारी एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एक लॉन्ग है, शायद 2 लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसको
स्लाइड को जो है ना फिगर बुक वाली कॉपी करके दोबारा आपके ग्रुप में सेंड करूंगा अभी कुछ देर बाद, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक एज इट इज जैसे बुक में लिखा हुआ है, आप इसमें 2-3 हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें हमने कुछ प्लस माइनस नहीं करना। जी, एनी क्वेश्चन? हमारे पास 4 to 5 मिनट्स हैं। जी सर बस ये मार्क्स के बाद है, आपने बताया ना 16.2, 16.3, 16.4 है इनमें से। आप एक बार बता दें कि इनके प्रॉपर आंसर क्या बनेंगे, एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप इस तरह। देखें 16.3 तो उसने क्या पूछा हुआ है, यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो वो जो हमारे टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट 3 लाइंस, वहां आप हेडिंग दे दें यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप, यूजेस ऑफ ओसीआर। जो हमारी बुक में 4th लास्ट लाइन है ना टॉपिक की, जहां लिखा हुआ है द CRO इज यूज्ड, यहाँ आप हेडिंग दे देंगे यूजेस ऑफ CRO। तो बस ये 3 to 4 लाइंस जो यूजेस हैं ये लिखेंगे आप 16.3 के आंसर में। सिक्सटीन 16.2 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप कंप्लीट टॉपिक देंगे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑसिलोस्कोप। तो हम ये कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे, हमने जो डिस्कस किया है CRO। दिस इज 16.2 लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। 16.4 उसमें उसने कहा है कि हाउ द फिलामेंट इज हीटेड। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पेज का जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें हमने देखा था, डिस्कस किया था कि फिलामेंट कैन बी हीटेड इलेक्ट्रिकली, याद है 6 वोल्ट एंड 0.3 एम्पेयर। तो यहाँ भी हम फिलामेंट को कैसे हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली। सो हम इसके शॉर्ट आंसर में लिखेंगे द फिलामेंट इज हीटेड इलेक्ट्रिकली। Why the filament is heated? Yes. Why the filament is heated? जी, हम फिलामेंट को इसीलिए हीट करते हैं ना ताकि थर्मियोनिक एमिशन हो, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो, हमें बीम इलेक्ट्रॉन्स का बनाना है। तो फिलामेंट को हीट करके हम क्या करवाते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। तो हम लिखेंगे द फिलामेंट इज हीटेड टू परफॉर्म थर्मियोनिक एमिशन, फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, why the anode potential is kept positive? ये इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। सो पोटेंशियल ऑफ एनोड इज केप्ट पॉजिटिव टू अट्रैक्ट एंड एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। The potential of anode is kept positive
to attract and accelerate the electrons. जैसे हम स्ट्रॉ से जब कोई चीज सिप करते हैं, पीते हैं, तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ये एनोड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट, तो ये बीम बन जाता है। फोर्थ, अब वो कह रहा है कि एनोड और कैथोड में लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रखा जाता है।